Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2 of Block 3 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have divided this unit into two parts, pink highlighted portion and blue highlighted portion. So in today's video we are going to cover pink highlighted portion, that is part 1 of Unit 2. So Unit 2 is all about change management. सो आज हम मैनेजमेंट को पहले समझेंगे एंड उसके बाद चेंज मैनेजमेंट क्या होता है उसको समझेंगे. सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हमने मैनेजमेंट टर्म इजाद भी क्यों किया और क्या रीजंस थे. सो जैसे जैसे हम लोग नोमैड्स थे पहले, जब हमारा पूरा ह्यूमन स्पीशीज डेवलप हुई, सो उस टाइम पे हम जंगलों में घुमा करते थे. फिर धीरे धीरे हमें एक्टिविटीज़ करना आने लगा. हमारे को ऐसे चीज़ें हमने करना शुरू कर दिया जिसमें हम अकेले उस काम को नहीं कर सकते थे, हमें लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ने लगी. और वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन टर्म की शुरुआत हुई. ऑर्गेनाइजेशन ने एक शेप लेना शुरू किया क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके अब उस चीज़ को अटेम्प्ट कर रहे थे. अब धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होने लगा, ज़्यादा लोगों में स्पेशलाइजेशन होने लगा, हर काम का स्पेशलाइजेशन होने लगा, देन लेबर डिवीजन भी होना शुरू हो गया. सो अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके और एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में एक टास्क की ज़रूरत पड़ी. मतलब ऐसा कुछ जिसमें हमने सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, लोगों को भी यूज़ किया, स्पेशलाइजेशन भी यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया एंड साथ में एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव भी था कुछ करने का. तो जब इन सबको इंटीग्रेट किया तब उस प्रोसेस को, जहां हमने इन सबको इंटीग्रेट किया और उसको फिर मैनेज करना भी ज़रूरी था क्योंकि सब इतने सारी चीज़ें हैं, अगर उनको मैनेज नहीं करोगे ठीक से, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी तो हमें आउटपुट भी नहीं मिलेगा. वहाँ से मैनेजमेंट की शुरुआत हुई. अब ये जो मैनेजमेंट है ये एक सोशल प्रोसेस माना जाता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो ये सारे जो प्रोसेसेस है, सारे स्टेप्स हैं, इन सबको जब हम फॉलो करते हैं तभी हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं. तो ये मैनेजमेंट के सारे स्टेप्स हैं. नाउ हम अब डेफिनेशंस जानेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशंस है मैनेजमेंट की. इतनी सारी डेफिनेशंस लिस्ट डाउन की गई हैं. तो मैं जस्ट रीड आउट ही करूंगी क्योंकि ये इजी है समझने में, एज सच मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. सो इन्होंने फर्स्ट में बोला है मैनेजमेंट क्या है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर. हर जगह एक लीडरशिप है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक लीडर तो होता ही है जो उस फंक्शन को कंप्लीट करवाता है. सेकेंड में बोला है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एजेंसी ऑफ कम्युनिटी. हम एक कम्युनिटी के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से कुछ काम को करवाते हैं और उस पूरे काम को करवाने के प्रोसेस को हम मैनेजमेंट कहते हैं. और जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर द हैंडलिंग ऑफ द कम्युनिटी. और मैनेजमेंट क्या काम करती है, उस पूरी कम्युनिटी को हैंडल करने का काम करती है सो दैट पर्पस को फुलफिल किया जा सके. थर्ड डेफिनेशन कहती है ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने पर्पस या ऑब्जेक्टिव को रीच आउट करते हैं और उसमें ह्यूमन ग्रुप को यूज करते हैं. उनको वो डिटरमिन्ड ग्रुप होता है जिसको क्लियर नॉलेज होती है कि वो काम कैसे होगा और वो ग्रुप अफेक्ट भी होता है जो भी पूरा मैनेजमेंट करता है उससे. फोर्थ इज 6 एसेंशियल फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे अभी हमने पढ़ा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. सिक्स्थ डेफिनेशन बोलती है ये सारी ड्यूटीज और जो फंक्शंस होती है वो इसके अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है, जिसमें हम एंटरप्राइज को इनिशिएट करते हैं और फिनेंसेस को मैनेज करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज को स्टैब्लिश करते हैं. सिक्स्थ बोलती है कि ये एक कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन एफर्ट्स का जिसमें मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है सो दैट हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. सेवेंथ कहती है कि ये वो आर्ट है जो डायरेक्टिंग की है और इंस्पायरिंग की है, लोगों को डायरेक्ट करना और इंस्पायर करने वाली आर्ट है. एट्थ कहती है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए इसमें सो दैट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरी सर्विसेज हैं उसको ढंग से अटेम्प्ट किया जा सके. वो पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस भी हो सकती है और किसी भी लेवल के लोगों को सर्व करने वाली हो सकती है.
नाइन्थ बोलती है ये आर्ट है कोई भी चीज को खत्म करवाने की, और उसमें लोगों के एफर्ट को हम यूज करते हैं। 10th डेफिनेशन कहती है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम ह्यूमन एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और डायरेक्ट करते हैं कंट्रोल्ड फोर्सेस के थ्रू, और जितने भी मटेरियल्स हैं नेचर में उनको हम यूटिलाइज करते हैं सो दैट हम मैन को बेनिफिट कर सकें। नाउ अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट, अब कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं। यहाँ पे 3 अप्रोचेज के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। अगर हम मैनेजमेंट को एज अ फील्ड ऑफ स्टडी समझ के काम करते हैं तो इसमें हम प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स को नोटिस करते हैं और उसी तरह से हम इसको इस पे काम करते हैं। ये अप्रोच हम यूज करते हैं कि हम सारे प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टेक्निक समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फंक्शंस को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, उसको उस पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जो अप्रोच है वो कहती है मैनेजमेंट एज ए टीम और अ क्लास ऑफ पीपल। इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें हम टीम की बात कर रहे हैं, क्लास ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल्स हैं जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो एक्शंस वो लोग परफॉर्म करेंगे वो मैनेजेरियल एक्टिविटी के अंडर ही आएगा, मैनेजेरियल एक्टिविटी ही हैंडल करेगी उसको। थर्ड जो अप्रोच है वो कहती है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और इसको 2 वेज में हम मैनेजेरियल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होती है इंडक्टिव एंड सेकंड होती है डिडक्टिव। तो फर्स्ट इंडक्टिव का क्या मतलब होता है, जिसमें हम इंडक्शन कर रहे हैं, जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट का काम करता है, जो एक्चुअली मैनेजर का काम है कि वो सारी चीजें मैनेज करना, वो होता है इंडक्टिव, इंडक्ट कर रहा है। डिडक्टिव होता है जिसमें हम टोटल एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं, मैनेजेरियल, नॉन मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिव। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का के नेचर के बारे में कंसेप्ट बताया गया है, क्योंकि मैनेजमेंट तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो इसको हम इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह भी देख सकते हैं मैनेजमेंट को, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी देख सकते हैं, क्लास ऑफ टीम देख सकते हैं, साइंस और आर्ट देख सकते हैं, या प्रोफेशन भी देख सकते हैं। तो इसके डिटेल में इन्होंने बताया कि अगर हम इसको इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखें कि मैनेजमेंट एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, यानी मैनेजमेंट से हमें पैसा मिलेगा, तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। लैंड होना जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। लेबर, इसी से ही हमें पैसा मिलेगा। कैपिटल, पैसा इटसेल्फ। मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, हम किस तरह से पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और किस तरह से उसको एज अ बिजनेस में बदल रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, और उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब इन फैक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फैक्टर्स में। सेकेंड है अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अगर हम मैनेजमेंट को सिस्टम ऑफ अथॉरिटी की तरह देखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इंटर रिलेटेड कैसे हैं जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और इनका इंटरडिपेंडेंस कितना है, ये किस तरह से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो सिस्टम ऑफ अथॉरिटी आप कहाँ लगाओगे? आप अथॉरिटी मैनेजमेंट की वहीं लगाओगे ना जहाँ पे एक ग्रुप वर्क कर रहा है, और ग्रुप का एक सुपरवाइजर होना चाहिए। सो ये सेट ऑफ थिंग्स हैं जहाँ पे वो कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट है, और एक कॉम्प्लेक्स यूनिटी बना रहा है। कॉम्प्लेक्स यूनिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो अथॉरिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये उसको एक लीगल राइट देती है कि वो कमांड कर सके दूसरों को, और जिस तरह से उसको एक्ट करना चाहिए उस तरह से वो एक्ट करे। थर्ड है अ क्लास, टीम और ग्रुप। अगर हम मैनेजमेंट को एज अ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल देखते हैं तो वो ऑक्यूपाई करती है एक मैनेजेरियल पोजीशंस और मैनेजेरियल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ये कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे फैमिली मैनेजमेंट या पेरेंटल मैनेजमेंट हो सकता है ना, घर के अंदर भी तो यही चलता है। पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी हो सकता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो ये 3 तरह से मैनेजमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। फोर्थ इज मैनेजमेंट, साइंस और आर्ट। अगर हम ऐसा बोलें कि मैनेजमेंट जो है ये ओल्डेस्ट आर्ट है और यंगेस्ट ऑफ साइंस है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। साइंस क्या है, हमेशा इवॉल्व हो रही है, नए नए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करती है साइंस। आर्ट को देखें तो वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप पॉलिश होते जाते हो, आर्ट में आप और अच्छा करने लग जाते हो। बेस्ट वे यही है कि अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। नाउ मैनेजमेंट को अगर हम एज अ प्रोफेशन देखेंगे तो ये एक फील्ड ऑफ नॉलेज है
जो धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, और डेवलप होने के साथ साथ हमारे को हम ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको लगाते हैं तो हमें रैपिड रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो अगर हम एज अ प्रोफेशन देख रहे हैं, सो हमें ये भी समझ में आएगा कि ये मैनेजमेंट स्किल को एक्वायर करना पड़ता है, ये एकदम से आ नहीं जाती है। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जब आप ऑर्गेनाइजेशन के सॉल्व करते हो तो उसमें हमारी वही स्किल काम भी आती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट को क्योंकि साइंस की तरह डिफाइन करते हैं, तो मैनेजरियल बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के अकॉर्डिंगली क्या है, प्रिंसिपल साइंस के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल ट्रूथ है, जो अपना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की वजह से वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। कोई भी प्रिंसिपल तभी बनता है जब हमें कॉज एंड इफेक्ट पता होता है उसका, और दैट लीड टू प्रिंसिपल। साइंस की थ्योरी ऐसा बोलती है। तो और थ्योरी जो होती है वो सिस्टमैटिक ग्रुपिंग है इंटर रिलेटेड प्रिंसिपल्स का, यानी बहुत सारे अगर प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई करते हो तो आपको जो फैक्ट मिलता है उसको आप थ्योरी कहते हो। सो अब अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को देखें तो वो क्या क्या काम करती है, वो हमारे को कैसे कैसे हेल्प करती है, ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ये जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है उसको क्रिस्टलाइज करती है, मतलब और पॉलिश करती है, और ये रिसर्च करने में भी हेल्प करती है प्रिंसिपल्स कि आगे फर्दर और मैनेजमेंट कौन सी स्किल्स है जो अभी तक नहीं है और हम डेवलप कर सकते हैं। तो रिसर्च में भी ये हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स। एंड देन जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करती है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट फंक्शंस। मेन जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इनके डिटेल में हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग की बात करें तो इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब हमने एक बारी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि स्ट्रेटेजीज डेवलप करना, कि कैसा कोर्स ऑफ एक्शन होगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जब हमने ये भी कर लिया, जब हमने प्लान भी कर लिया, स्ट्रैटेजी भी बना ली, इसके बाद हमें पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और रूल्स को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि जब भी हम स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो किन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, हम कौन से प्रोसीजर्स या रूल्स को फॉलो करेंगे। सेकंड स्टेप आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। हमें क्या ऑर्गेनाइज करना पड़ता है? ऑफ कोर्स वो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जो हमें ऑब्जेक्टिव तक लेके जाएंगी और प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगी। जब हमने वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली तो उन एक्टिविटीज को हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, और वो सेल्फ कंटेन्ड जॉब्स होंगे, मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स को पता होगा उनका छोटा छोटा गोल क्या है और छोटे छोटे गोल को कैसे अचीव करना है। उसके बाद असाइनमेंट करेंगे जॉब्स को एम्प्लॉयज को, मतलब कौन लोग क्या काम करेंगे। जब हमने जॉब ग्रुप कर लिया कि ये डिपार्टमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ये काम होगा, तो उस काम के लिए एम्प्लॉय भी तो चाहिए, तो फिर लोगों को वो जॉब दिया जाएगा एज पर देयर स्किल्स, उनकी स्किल कैसी है। एंड देन हमें अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी, मतलब कौन उन्हें सुपरवाइज करेगा वो डिसाइड करेंगे। फिर इनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जाएगा सो दैट ये कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसमें हम पोजीशंस को डिसाइड करते हैं, टास्क को डिसाइड करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसाइड करते हैं, रोल्स क्या होंगे किसके वो बताएंगे, अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी वो भी बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि कितने लोग चलेंगे, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। देन रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी पूरा उनको इंटरव्यूज प्रोसेस एंड ऑल ये सब होता है। फिर सिलेक्शन होता है, इंडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है। उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रॉपर बताया जाता है कैसे कैसे क्या क्या काम होगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब बताया जाता है। एंड देन ट्रांसफर, प्रमोशन, टर्मिनेशन होता है। अगर पहले के एम्प्लॉयज हैं तो उनमें से जिनका काम यहाँ पे नहीं है तो दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रमोशन कर दिया जाता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा अच्छे लेवल पे है। एंड देन टर्मिनेशन उनका किया जाता है जो बिल्कुल ही बेकार काम कर रहे हैं, बिल्कुल ढंग का काम नहीं कर रहे हैं। एंड फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है, तो वो भी दी जाती है। फोर्थ स्टेप आ जाता है डायरेक्टिंग।
यानी कि एम्प्लॉयज़ को लीड करना कि वो कैसे अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं, उनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो वंस उनको ये पता चल जाएगा उनको क्या करना है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अच्छे से काम करेंगे। फिर लीडरशिप के फंक्शंस को बताया जाएगा और कम्युनिकेशन और मोटिवेशन के बारे में बात की जाएगी कि भाई किस तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनका मोटिवेशन हम क्या रखेंगे, रीइंफोर्समेंट क्या रखेंगे और किस तरह से कम्युनिकेट की जाएगी, सारी चीज़ें वो सब बताया जाएगा। और फर्दर नेक्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना। अभी तक जितनी चीज़ों को हमने बात की उन सबको इंटीग्रेट करना, जो ये प्रोसेस है जहाँ पे हम जितने भी पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे सब फंक्शंस आते हैं जैसे कि अथॉरिटी को और उनका रिलेशनशिप जो है बाकी के साथ उसको क्लियर करना। जो भी लोग अथॉरिटी में होंगे उनको पता होना चाहिए कि उनके क्या क्या रोल्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनके रिलेशनशिप दूसरों के साथ कैसे रहेंगे। फिर डायरेक्शन किस तरह का होगा, कमांड किस तरह की दी जाएगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में उनको गाइड किया जाएगा। तो ये सब फंक्शंस हैं जो इसमें मेन जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको सीखना होगा। देन कंट्रोल, हम अब इसमें परफॉर्मेंस को देखेंगे, मेजर करेंगे सारे सबकी कि क्या वो गोल तक पहुंचे हैं, जो पहले से सेट गोल था वहाँ के कौन से लेवल तक पहुंचे हैं। फिर उनका गोल से डेविएशन है तो क्यों डेविएशन है, कैसे डेविएशन है, क्या कारण थे, वो सारे चीज़। एंड देन करेक्टिव एक्शन क्या लिया जाएगा इस चीज़ को, इस डेविएशन को हटाने के लिए, वो उस पर काम करेंगे। नाउ इन्होंने मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और बताया यहाँ पे कि मैनेजमेंट में जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है अपने एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट के जितने भी एजेंट होते हैं उन सबसे इंटरेक्ट करता है मैनेजमेंट। सो ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी होता है जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। तो मैनेजमेंट की जो थ्योरी और प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल तो हैं और ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया या ऑफिस एनवायरनमेंट हो गया या कोई और एनवायरनमेंट हो गया। और प्रॉपर्टीज क्या है मैनेजमेंट की, ये ट्रांसफरेबल है। डेवलप्ड कंट्री से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं मैनेजमेंट को। देन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का एक एम या ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है, उसमें उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बाकी लोगों की जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट का जॉब होगा वो यही होगा कि रिजल्ट तक पहुंचे लोगों को यूज करके। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट तभी हो सकती है जब वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना जानता हो। नेक्स्ट इज चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का मतलब होता है ये वो अप्रोच है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब प्री प्लान्ड होती है, ये एकदम से होने वाली चीज़ नहीं है। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है चेंज मैनेजमेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंज लाने की कोशिश की जाती है। किसको चेंज करने की कोशिश की जाती है, जो करंट स्टेट है उसको चेंज करा जाता है, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट में लाने की कोशिश की जाती है। यानी आगे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल को या एक टीम को कहाँ देखना चाहते हैं, अभी कहाँ है और वो कहाँ देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करनी पड़ती है। तो एक ये ट्रांजिशन का स्टेट होता है। तो चेंज मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो ट्रांजिशन करता है इंडिविजुअल, टीम या ऑर्गेनाइजेशन को करंट स्टेट से डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट में। सो इंपॉर्टेंट टाइप्स जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के हैं वो क्या क्या हैं, स्ट्रेटेजिक चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियरल चेंजेस ऑफ द एम्प्लॉयज। सो अब इन्होंने जो इफेक्टिव अगर आपको चेंज लाना है तो ज़रूरी है कि मैनेजमेंट को प्लान करना पड़ेगा सारे डायमेंशंस में, कहाँ पे भी चेंज लाना है सारे डायमेंशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो एक पर्पस को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है कि वो उस कि उस गोल को मीट कर सके, और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी लगती हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, स्ट्रैटेजिक, मैनेजेरियल एंड ऑपरेटिंग। इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। तो इन्होंने हर एक लेवल में क्या क्या फंक्शन होता है वो बताया। जैसे स्ट्रैटेजिक लेवल का क्या काम होगा, स्ट्रैटेजीज बनाना, राइट। तो वो क्या करेंगे, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेंगे, गोल को सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव को फॉर्म करेंगे, और ये जो स्ट्रैटेजीज होंगी ये इस तरह से डिजाइन की जाएंगी कि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव
अचीव कर सके, और जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं एनवायरनमेंट में जो इसको अचीव करने में अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी ये वर्क करता है। अब ये तो हो गया स्ट्रैटेजिक लेवल की बात। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट लेवल की बात। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने का काम करेगा, उनको प्रोक्योर करने का काम करेगा। तो जो भी स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है और जो हमें अचीव करना है, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अरेंज करने का काम इसी का ही होता है। फिर किस तरह से अचीव करेंगे उसको भी मैनेजमेंट ही देखेगा। नाउ नेक्स्ट आ गया ऑपरेटिंग लेवल। ऑपरेटिंग लेवल होता है कि जब हम प्रोग्राम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अब उसको हम ग्राउंड्स पे काम करना शुरू करेंगे जब, तो हम ये ऑपरेशनल लेवल हो गया। तो अब हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या काम करेंगे उस पे हम वर्क करेंगे, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव हमने प्लान किए थे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फोर्थ जो इन्होंने बताया वो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया, क्योंकि हमने यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की भी बात की थी। अगर आप देखो तो ये भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। सो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ही काम करता है। सो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क करना चाहते हैं, उसके ऊपर उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज इश्यूज अबाउट चेंज मैनेजमेंट। क्या क्या इश्यूज आते हैं जब हम चेंज लाने की सोचते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में? सो बेसिकली जब भी हम कोई चेंज लाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक थॉटफुल प्लानिंग हो और उसको सेंसिटिवली इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो अगर हम चेंज को फोर्स करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, और ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ है वो अनईजी फील करेंगे, इसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। चेंज मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही करूँगी। सो चेंज हमेशा जब भी हम लाते हैं तो इट शुड बी रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड मेजरेबल, यानी कि हम उसे मेजर भी कर सकते हैं। वो रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल भी होना चाहिए, यानी हम मेजर करके पता लगा सकते हैं हम कहाँ पहुँचे अपने गोल से। अगर आपने मैनेजमेंट ने कभी भी ये कोशिश की कि हम भाई एम्प्लॉयज़ को फोर्स करके ये काम करवाएंगे और चेंज ले आएंगे, और जो ज़्यादा अगेंस्ट जाएगा उसको निकाल देंगे, नए लोगों को ले आएंगे, तो ये सारा कुछ ना बेकार हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि चेंज को समझना और उसको मैनेज करना, और जितने लोग हैं उनको हेल्प करना, इफेक्टिवली उससे कोप करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो एनकरेज करें कि और स्पेसिफिकली जब वो एनकरेज कर रहे हैं तो फेस टू फेस कम्युनिकेट करें इंस्टेड ऑफ ईमेल भेज के या रिटर्न में कुछ पेपर वर्क भेज के। इसके अलावा इसके बजाय उसको फेस टू फेस मिलना चाहिए, और टाइम फ्रेम के बारे में बात करना चाहिए, उनको रीजंस बताना बहुत ज़रूरी है, वर्कशॉप्स करना ज़रूरी है, लोगों से कंसल्ट करना ज़रूरी है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या क्या हैं, वो कैसा सोचते हैं, उनको चेंज के बारे में क्या समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट को करना चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से इशू आता है जब भी हम मैनेजमेंट सोचती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हैं। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग चेंज। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी एम्प्लॉय की नहीं होती जब भी कोई चेंज आता है, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की, एग्जीक्यूटिव्स की, कि वो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किस तरह से ला रहे हैं। और अगर हमें फैसिलिटेट करना है कि चेंज सही से आए और बिल्कुल स्मूथली आए, तो ये लोगों को उनको समझाना पड़ेगा कि क्या कारण है कि वो चेंज लाना चाहते हैं, एम क्या है चेंज लाने का, और पॉजिटिव वे में उन्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ की सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, उनकी कैपेसिटी को समझना पड़ेगा, कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी कि वो इस चेंज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। आपको मैनेजर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ढंग से, उनको समझाने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंगली, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली। नाउ चेंज मस्ट इन्वॉल्व द पीपल। इसमें इन्होंने यही बताया कि लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप चेंज लाते हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो चेंज जब भी हम न्यू स्ट्रक्चर, पॉलिसी, टारगेट्स, एक्विजिशंस, डिस्पोजल, रीलोकेशन, तरह तरह से हो सकता है, राइट। तो जब भी हम कोई चेंज लाते हैं सो न्यू सिस्टम बन जाता है, न्यू एनवायरनमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनका वैलिडेशन लेना, ये बहुत ज़रूरी है। चेंज को आप कैसे ऑब्टेन करोगे, किस स्टेप में ऑब्टेन करोगे, वो आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो पार्टिसिपेशन हर एक लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, ओपन कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, फुल कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है।
उनको सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो आप इम्पोज नहीं कर सकते चेंज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आपने इम्पोज किया तो सब गलत हो जाएगा। सो स्टाफ सर्वे करके आप पता लगा सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग क्या सोच रहे हैं इस चेंज के बारे में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनको आप आंसर दे सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज़रूरी है, मैनेजमेंट का एम्पैथेटिक होना ज़रूरी है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ को। इवन मैनेजर्स का खुद का भी ट्रेन होना ज़रूरी है, एम्पैथेटिक होना एंड अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। तभी वो इस चेंज को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे एम्प्लॉयज़ को, तभी वो कुछ हैंडल कर पाएंगे। जो लोग होते हैं, जो टीम्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एम्पावर करना ज़रूरी है, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताना ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। उनको रेस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, उनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है। मैनेजर का ही काम है ये कि उनको सपोर्ट करे। देन कंपैशन के साथ उनको डील करें एम्प्लॉयज़ को। सो एम्प्लॉयज़ बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करें जब ऑर्गेनाइजेशन मेजर चेंज के बारे में सोचता है। अगर एम्प्लॉयज़ उस पर ट्रस्ट नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन पे तो बहुत मुश्किल है कि चेंज स्मूथली हो पाएगा। नाउ चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं और उसके बाद 10 फर्दर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो पहले हम ये 5 करेंगे। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इसमें इन्होंने बोला है कि जब भी आप चेंज करते हो तो इसमें एक सपोर्ट मिलना लोगों का बहुत ज़रूरी है सिस्टम के अंदर से। और किस तरह का सपोर्ट? हर तरह का, बिहेवियर, रिलेशनशिप, कल्चर, प्रोसेसेस, एनवायरनमेंट, इन सब का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। देन ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कहाँ जाना चाहता है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो कैसे पहुँचेगा, क्यों पहुँचना चाहता है वहाँ पे। वो सारे चीज़ें मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को आंसर करना पड़ेगा। देन डेवलपमेंट प्लान बनाने पड़ेंगे, अप्रोप्रिएट, अचीवेबल, मेजरेबल स्टेजेस सेट करनी पड़ेंगी। देन उसको कम्युनिकेट करना, लोगों को इन्वॉल्व करना। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो आप एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो वो आपको देना पड़ेगा। उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको कैपेबल बनाना पड़ेगा, ओपनली उनको बताना पड़ेगा क्या हो रहा है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो चेंज में लगती हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। 10 प्रिंसिपल चेंज मैनेजमेंट के फर्दर बताए हैं जो लिस्ट में बताए हैं, जैसे कि ह्यूमन साइड सिस्टमेटिकली एड्रेस करना ज़रूरी है, टॉप से स्टार्ट करना पड़ेगा। देन हर एक लेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मल केस बनाना पड़ेगा, ओनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा मैसेज को। फिर असेस करना पड़ेगा कल्चरल लैंडस्केप को, कल्चरल एक्सप्लिसिटली कल्चर को एड्रेस करना पड़ेगा। देन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। एंड देन इंडिविजुअल को बोलने का मौका देना पड़ेगा और हर एक इंडिविजुअल को बताना पड़ेगा खुद से जाके कि भाई क्या करना चाह रहे हो। जॉन पी कॉटर्स का 8 स्टेप टू सक्सेसफुल चेंज, ये हम पढ़ेंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करना। जॉन पी कॉटर जो थे वो प्रोफेसर थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, और वो बहुत लीडिंग थिंकर एंड ऑथर भी रहे हैं। सो उन्होंने कुछ 8 स्टेप्स बताया है, 8 स्टेप मॉडल हम कहेंगे, चेंज मॉडल। इसमें इन्होंने बताया कि कौन कौन सा स्टेप फॉलो करने चाहिए जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना चाहते हो। नंबर 1, इंक्रीज अर्जेंसी। पहले तो जितने लोग हैं उनको इंस्पायर करना होगा मूव करने के लिए इन द सेंस टुवर्ड्स द चेंज। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको रियल रखना पड़ेगा, रेलिवेंट रखना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप ये बताते हैं कि बिल्ड द गाइडिंग टीम। राइट लोगों को राइट इमोशनल कमिटमेंट के साथ राइट प्लेस में होना बहुत ज़रूरी है। तो सही लोग अगर सही जगह पे सही इमोशनल कमिटमेंट के साथ रहेंगे तो आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हो सही से, और उनकी स्किल्स भी सही होनी चाहिए। जो उनका काम दिया जा रहा है, जहाँ पे भी आप उनको प्लेस कर रहे हो, उनका स्किल और लेवल सही होना चाहिए। देन थर्ड इज गेट द विजन राइट। ऐसी टीम को स्टैब्लिश करना पड़ेगा जिसका सिंपल विजन है, सिंपल स्ट्रेटजी है, और वो जो टीम है उसका फोकस होना चाहिए इमोशनल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट पे भी, सो दैट हम सर्विसेज को इफेक्टिवली ड्राइव कर सकें उन लोगों से। फोर्थ इज कम्युनिकेट फॉर बाय इन, यानी कि बहुत सारे लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जितना पॉसिबल है उतने लोगों को। देन उनको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी एक सिंपल लैंग्वेज में,
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो। तो और उनके जो रेस्पॉन्सेज हैं उनको भी हमें सुनना पड़ेगा, लोगों की नीड्स को भी समझना पड़ेगा, उनकी नीड्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। फिर जितना भी कम्युनिकेशन है वो डीक्लटर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना होगा इस चीज़ को, कम्युनिकेशन को बेटर बनाने के लिए, और अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिफ्थ इज एम्पावर एक्शन, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए होगा, देन बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होगा लीडर्स का, रिवार्ड रिकॉग्निशन वाले प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा और अचीवमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। सिक्स्थ इज क्रिएट शॉर्ट टर्म विन, छोटे छोटे एम रखने पड़ेंगे, ईजी टू अचीव एम जिसे कहते हैं, बाइट साइज चंक्स, इन्होंने ऐसा बोला है। एंड देन उसको मेजर करना आना चाहिए नंबर्स में कि कितना हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे, और करंट स्टेज पे हम कहाँ पे हैं इससे पहले, और करंट स्टेज को फिनिश करोगे तभी आप स्टार्ट करोगे न्यू वन। तो आपको हर एक स्टेप में कूद कूद के जाना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया और फिर उसको ख़त्म नहीं किया और सेकंड को स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन डोंट लेट अप, यानी कि एनकरेज करना है डिटर्मिनेशन को, परसिस्टेंस को, उसको फॉस्टर करना पड़ेगा, और ये ऑनगोइंग चेंज होगा तो एनकरेज करना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेस चलता रहे और इसकी रिपोर्टिंग हो टाइम से, जो भी अचीव हुआ है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, फ्यूचर माइलस्टोन को हाईलाइट करना पड़ेगा। देन मेक चेंज स्टिक, और हमेशा जो भी सक्सेसफुल चेंज आया है उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, या न्यू चेंज लीडर्स बना के, या कुछ और ऐसा कल्चर बना के जिसमें लोग अच्छा फील करें, पॉजिटिव फील करें। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। जो प्रिंसिपल है हमारा कि हम इमोशनली मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन तभी माना जाता है, थिंकिंग इमोशनली मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन तभी माना जाता है जब वो वाकई इंटीग्रिटी पे बिलीव करता है, लोगों को लेके चलता है, लोगों को प्रॉफिट से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इंटीग्रिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट्स। सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की हमें ज़रूरत है आज की डेट में। सो इसमें इन्होंने कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं एक्चुअली कि आप किस इन दोनों में से क्या चूज़ करोगे ऐसे करके। तो इन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, पुटिंग स्किल्स इनटू पीपल, या हमें लोगों को डेवलप करना है, हमें लोगों को डेवलप करना है एक्चुअली, हमें उनको ट्रेन करके उनको ऑर्डर नहीं देना कि तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, वो नहीं करना, हमें उनको फैसिलिटेट करना है उनमें लर्निंग, उनके ऊपर इम्पोज नहीं करनी ट्रेनिंग। सो जो डार्क में लिखे हैं ना वो इन है, और जो वैसे लिखे हैं वो आउट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनमें डेवलपमेंट ला रहे हैं, इनसाइड आउट वाली डेवलपमेंट, बियॉन्ड स्किल जो है। फिर उनको लर्निंग को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इमोशनल मैच्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड कंपैशन हम डेवलप कर रहे हैं उनमें। देन हम पर्सन को डेवलप कर रहे हैं, एज किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। पर्सन को चॉइस दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहता है अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली, किस तरह से वो लर्न करना चाहता है, उसकी स्ट्रेंथ्स पोटेंशियल्स क्या हैं, वो चीज़ें पे हम फोकस कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन। ये ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन ना, ये टिपिकल चीज़ हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगी रहती है, जो स्पेसिफिकली जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आज की डेट में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ज़बरदस्ती ट्रेन किया, चेंज करने की कोशिश की, या ज़बरदस्ती डेवलपमेंट को इम्पोज किया उनके ऊपर, तो वो मोटिवेट नहीं होंगे, उनको सफोकेशन फील होगा, वो भाग जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ को वाकई अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो उनको खुद ही रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनकी नीड्स क्या है। उनकी ज़रूरी नहीं है कि उनकी नीड्स ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के साथ अलाइंड हो, ज़रूरी नहीं है। एक तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग हैं उनके क्या वांट्स है, व्हाट दे वांट, उनको उनकी लाइफ्स में उनको ऑर्गेनाइजेशन को ज़बरदस्ती घुसाने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को अलग रख के भी जो पर्सन है वो ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 2 ब्लॉक
3 MPCE 031। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस को एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। एंड ये पूरा जो सिलेबस है ना, ये एक फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया। आपकी सेल्फ रीडिंग इज़ मस्ट, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।